Hello everyone and welcome to the video. Today we are going to begin the journey of History and Civics Standard 6 and the first unit of this is the Indian Subcontinent and History. इसको हम तीन सब टॉपिक में डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. द सेकेंड वन इज जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड द थर्ड टॉपिक इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और इस सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ और मेरा नाम है आनंद सोनी. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. अब आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री स्टडी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ज्योग्राफी कंटेन्स द प्लेसेस वेयर द हिस्ट्री वाज परफॉर्म्ड. मतलब जहाँ जहाँ पे हिस्ट्री हुई थी, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लेस पे हुई थी, वो सारे के सारे प्लेसेस ज्योग्राफी से रिलेटेड है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक. अब हम पढ़ने जाएंगे चार पिलर्स जिसके बिना हिस्ट्री कंडक्ट नहीं हो सकती थी. दैट इज द बेस ऑफ हिस्ट्री. द फर्स्ट पिलर इज टाइम. जब वो हिस्ट्री कंडक्ट हुई थी उस टाइम को स्टडी करना, दैट इज द वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. सेकेंड इज द प्लेस. जैसे कि मैंने कहा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर है प्लेस, और जहाँ पे हिस्ट्री कंडक्ट हुई थी उस प्लेस को स्टडी करे बिना हम हिस्ट्री को नहीं जान सकते. थर्ड इज़ द सोसाइटी. वहाँ पे जो लोग कैसे जीते थे, वो सभी चीज़ों को अफेक्ट करने वाली चीज़, दैट इज़ सोसाइटी, वो एक हिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर पिलर है. द फोर्थ वन इज़ इंडिविजुअल. मतलब जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उस हिस्ट्री में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दोज आर द इंडिविजुअल्स who affect the history. and some examples of these individuals are, जैसे हम फ्रीडम के टाइम की बात करें तो कुछ लोगों के, कुछ इंडिविजुअल के हमें नाम याद आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी, उसके बाद में भगत सिंह. ऐसे कुछ महान हस्तियां हैं. दोज आर द इंडिविजुअल्स, दोज हैव अफेक्टेड आवर हिस्ट्री. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हिस्ट्री के ऊपर अफेक्ट किया करते थे. अभी उनमें से फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब हम जो काम करते हैं सर्वाइवल के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, जो भी हम काम करते हैं, इकोनॉमिक वर्क, जिससे हमें बदले में पैसा या फिर कुछ ऐसा इनकम मिलता है जिससे हम सर्वाइव कर सकें, उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन. सो हिस्ट्री में भी लोग कुछ काम किया करते थे ताकि वो सरवाइव कर सके. सो कुछ एग्जांपल्स है. कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना. मतलब लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके उन्हें कुछ रिटर्न में मिलता था, जिसके बदले वो सरवाइव कर पाए, उसे कंज्यूम कर पाए, और अपने फैमिली को भी वो कुछ सेटिस्फाई कर पाए, उनकी नीड्स. और जैसा कि हिस्ट्री में हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था. पहले लोग गुड्स के बदले गुड्स दिया करते थे. जैसे हमारे अभी जो है, हम पैसे के बदले सामान लेते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था. जैसे लोग गेहूं के बदले चावल लेते थे, वैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स होता था, नॉट ऑफ मनी टू गुड्स. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वुड कटर्स. इन्हें हिंदी में कहा जाता है लकड़हारा. जो लकड़ियों का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है वुड कटर्स. इन्हें ये काम करके कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलता था ताकि वो सरवाइव कर सके. नेक्स्ट वन इज द हंटर्स एंड द गैदरर्स. यहाँ पे हमें इमेज में दिख रहे जो लोग हैं वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें गैदरर्स कहा जाता था. गैदरर्स जो है, इन्हें एनिमल्स एंड प्लांट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जैसे कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है, इसके बाद में कौन से एनिमल्स है जिनको खाया जा सकता है, जिन्हें नहीं खाया जा सकता है, जो कि उनके हेल्थ को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली, नेगेटिवली. इन सभी चीज़ों के बारे में इन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज था. इन्हें कहा जाता है गैदरर्स. और दूसरे जो थे वो हंटर्स थे. ये एनिमल्स को हंट करके अपना सर्वाइवल करते थे. मतलब कुछ ऐसे जानवरों का हंट करके, जैसे डियर हो गया, उसके बाद में कुछ ऐसे जानवर जिनका फर, जो उनकी स्किन थी, वो बिकती थी, तो इन लोगों को हंटर्स कहा जाता था. सो नेक्स्ट इज सोल्जर्स. जो हमारे बॉर्डर्स पे उनके ज़माने के जो भी सोल्जर्स थे, उस टाइम पे भी बॉर्डर्स हुआ करती थी. बहुत से कंट्रीज़ में एक दूसरे के साथ फाइट हुआ करती थी कॉन्कर करने के लिए.
मतलब एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करने के लिए वो लोग फाइट किया करते थे, तो उन्हें सोल्जर की ज़रूरत थी और सोल्जर वाज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये नाल बना रहा है घोड़े की। सो मेकिंग थिंग आउट ऑफ आयरन, स्टील्स, ये सब जो चीज़ें करते थे वो भी एक ऑक्यूपेशन था। सो आज सेकेंड टॉपिक हियर इज हाउसिंग। अब हमें पता है कि हाउसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सभी हाउसेस अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कुछ हाउसेस के टाइप्स है: हट, हाउस, होटल, हॉस्पिटल, डॉर्मेट्री, कासल, लाइट हाउस, फार्म हाउस, इग्लू एंड टेंट। अभी जैसा कि हमने ये सब कुछ टाइप्स देखे हैं, अभी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम थार डेजर्ट के अंदर इग्लू बनाने का प्लान करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थार डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट एंड इग्लू इज़ मेड ऑफ आइस। बर्फ़ के ऊपर इग्लू बनाया जा सकता है, बट अगर हम सोचें कि कोई डेजर्ट में इग्लू बना लो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी को कहा जाता है सम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बाय विच द हाउसिंग ऑफ पीपल इज अफेक्टेड। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज क्लोथिंग। अभी जैसा कि हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सो क्लोथिंग में भी अगर हम सोचें कि हिली एरियाज़ में जाके अगर हम बढ़िया से बनियान और शॉर्ट्स पहन के बैठ जाएंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिली एरियाज़ में टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है और वहाँ पे हम ऐसे ओपन क्लोथ्स जो होते हैं वो नहीं पहन के बैठ सकते। और उसी के साथ में अगर हम सोचें कि कोई डेजर्ट में जाके हम वुलन क्लोथ्स पहन के बैठ जाएंगे तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेजर्ट्स में इतना गर्मी होती है और उसी गर्मी में अगर हम वुलन क्लोथ्स पहन के बैठे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। So clothing is also affected by the geographical factors और same was applicable in the history। मतलब हिस्ट्री में भी ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते थे, इसलिए लोगों के अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल हुआ करते थे। जैसा कि हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहन रखे हैं लोगों ने, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफर करते थे। सो नेक्स्ट स्लाइड इज डाइट। अभी डाइट में भी दो टाइप्स हैं हमारे पास में। अभी कुछ लोग होते हैं प्योर वेजिटेरियंस, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियंस। सो डाइट जो है वो भी अफेक्ट हुआ करता था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स और रिसोर्सेज जो है वो बहुत है, तो लोग वहाँ पे मोस्टली वेजिटेबल्स एंड वेजिटेरियन खाना ही प्रेफर करते हैं। एंड एरियाज वेयर देयर इज़ ह्यूज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, सो वहाँ पे लोग जो है वो नॉनवेज खाना ही प्रेफर करते हैं। सो द डाइट ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल एरियाज। अब हम कब से बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती है उनसे हिस्ट्री के ऊपर अफेक्ट होता है। बट ऐसे कौन से एरियाज़ है कि जो हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट लेके आते हैं? तो यहाँ पे इस इमेज में हमारे सामने 12 ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज़ है जो हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट करते थे और अभी करते हैं। सम ऑफ देम आर वॉल्केनो, हिल्स, आइलैंड, कैनियन, डेजर्ट, ओशियन, रिवर्स, जंगल्स, माउंटेन्स, मार्शेस, वाटरफॉल एंड प्लेन। अभी आपका माइंड और क्लियर करने के लिए हम दो एरियाज़ में कंपेयर करके देखते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से चीज़ें कैसे अफेक्ट होती है। सो लेट्स कंपेयर हिल्स विथ प्लेन्स। अभी हिली एरियाज जो होता है वो नॉर्मल लैंड से, दैट इज़ प्लेन्स से हाइट में थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है। उसी वजह से बहुत से फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट पड़ जाता है। जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो होता है वो प्लेन्स में ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू हिल्स। हिल्स बीइंग ऑन मोर हाइट देन प्लेन्स, मतलब ज़्यादा हाइट पे होने के वजह से वहाँ का लैंड जो है फर्टाइल कम होता है प्लेन्स से। उसी के वजह से वहाँ पे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड अनदर प्लांट्स उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है
और प्लेन्स पे जब हम जाते हैं तो प्लेन पे लैंड फर्टाइल होने की वजह से इजीली हम जो है ग्रेन्स और वेजिटेबल्स और अदर प्लांट्स उगा सकते हैं। उसी के बाद में जैसा कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स कम हो जाता है तो इनको हंटिंग और गैदरिंग जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है हिल्स वालों को। हिल पे जो है ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटीज़ होती है जिससे लोग थकते ज़्यादा है क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड दैट इज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स। व्हेन कंपेयर टू प्लेन्स यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग कम होती है क्योंकि हम जो है अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स उगा सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल पाल रख सकते हैं। सो यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिसेस बहुत कम होती है। इसी वजह से लोगों के डाइट पे भी अफेक्ट होता है क्योंकि उनके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है। हिल्स के पास चॉइस बहुत लिमिटेड है खाने पीने में, तो उनके डाइट पे भी अफेक्ट होता है। और लास्ट में देखा जाए तो ओवरऑल कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि हिल्स के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा परिश्रम दैट इज़ हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है उनको व्हेन कंपेयर टू द प्लेन्स। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं टॉपिक 1.2 दैट इज़ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम 6 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू, the coastal regions and the islands in the seas. So let's begin with the first topic, that is the Himalayas. The Himalayas and the Hind Kush form an impenetrable wall in the northern side of India. Impenetrable मतलब होता है impossible to cross। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे वॉल क्यों कहा गया है। इसे वॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालयास जो है सेंट्रल एशिया के डेजर्ट्स और इंडिया को एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं। बट स्टिल देयर वॉज अ रूट फ्रॉम काइबर एंड बोलन टू क्रॉस इंडियन हिमालयन रेंजेस विच कनेक्ट्स टू द सिल्क रूट दैट इज फ्रॉम चाइना टू द सेंट्रल एशिया एंड टू द अरेबिया। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सिल्क रूट करके एक रूट था। द रेड लाइन इंडिकेट्स द रूट ऑफ द सिल्क रूट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे सिल्क रूट क्यों कहा गया है, क्योंकि द मेजर रोल ऑफ दिस रूट और द मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ दिस रूट वाज टू ट्रांसफर सिल्क फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और ये जो सिल्क रूट है वो अरेबिया, चाइना और इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता था। बट जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सिल्क रूट प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ ऐसा दिखता है। बट जो पास्ट हिस्ट्री टाइम था उस टाइम पे some invaders and the tourists used the silk route to enter India. Invaders मतलब जो लोग इसे बुरे इंटेंशन से आते थे इंडिया को हार्म करने के, कुछ हानि पहुंचाने के इंटेंशन से आते थे वो इंडिया में, उन्हें इन्वेडर्स कहा गया है। और कुछ टूरिस्ट जो एक्सप्लोर करने के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे इंडिया में, वो लोगों ने सिल्क रूट भी यूज़ किया है इंडिया में एंटर करने के लिए। Now let's move towards the second topic, that is the plains of Sindhu, Ganga and Brahmaputra rivers. ये इंडिया के 3 सबसे बड़े रिवर्स है और इनका बेसिन भी इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन फॉर्म करता है, विच इज़ फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट साइड एंड ऑन द वेस्ट साइड देयर इज सिंधु रिवर। मतलब सिंधु रिवर जो है वो इंडिया के वेस्ट साइड में फॉर्म होती है और ये एरिया है सिंध पंजाब एरिया। Then comes the Ganga river, which is situated in the northern and central side of India. Then comes the Brahmaputra river, which is situated in Bengal. इन तीनों रिवर के ट्रिब्यूटरीज भी इनके साथ ही आते हैं। मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो रिवर छोटे से लेके बड़े तक फॉर्म होने का जो रहता है उनका सफ़र, वो पूरा इसी बेसिन में आता है। नेक्स्ट नाउ कम्स द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्ट साइड में आता है, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं। थार डेजर्ट का मोस्ट ऑफ हिस्सा, मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है थार डेजर्ट का, वो राजस्थान और हरियाणा में आता है। बट इसके अलावा थार डेजर्ट शेयर द बाउंड्री विद सिंध एंड गुजरात, दैट इज़ द पाकिस्तान एंड गुजरात बाउंड्रीज। मतलब थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा जो है
कुछ पाकिस्तान और गुजरात में भी आता है और पाकिस्तान के सिंध एरिया के पास में आता है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सिंध एरिया में इंडस रिवर भी आती है, तो थार डेजर्ट का जो वेस्ट साइड है वहीं पे इंडस रिवर भी पास में ही है उसके। देन टू द नॉर्दर्न साइड वी हैव द सॉल्टी रिवर and to the eastern side we have the Aravalli mountain ranges, and to the southern side of Thar desert we have Rann and Kutch from Gujarat. Now let's see next. The Deccan Plateau. Deccan Plateau is surrounded by the eastern and the western coast. Deccan Plateau is also surrounded by three seas on all three sides. That is, to the west we have the Arabian Sea, to the south we have the Indian Ocean, and to the east we have the Bay of Bengal. कोई भी एरिया जो ऐसे तीनों साइड से सी से अगर सराउंडेड हो तो उस एरिया को कहा जाता है पेनिनसुलर रीजन। और इंडिया का पेनिनसुलर रीजन जो है वो मोस्टली डेक्कन प्लेटू ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है पेनिनसुलर रीजन का वो डेक्कन प्लेटू के ही पास में है। नेक्स्ट वी कैन सी दैट ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू, मतलब डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ साइड है उसके रेंजेस जो है वो है विद्या हिल्स एंड द सातपुड़ा हिल्स। ये जो हिल्स है उनका नाम विद्या एंड सातपुड़ा हिल्स है। टू द वेस्ट साइड वी हैव द वेस्टर्न घाट्स which is also known as Sahyadri mountain ranges, and to the east side we have the eastern Ghats. डेक्कन प्लेटू का जो लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और जो भी मतलब ग्रोइंग थिंग्स, ग्रोइंग प्लांट्स इज टेकन प्लेसेस। एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज आल्सो doing most of its agricultural work in Deccan Plateau. उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन है कि सबसे लार्जेस्ट एंशियंट इंडिया का जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर, was also formed in Deccan Plateau. Next, next comes the coastal regions. Now let's talk about the coastal regions. From the time of Harappan civilization, ancient India had trade relation with the western countries. Western countries जैसे USA हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, कुछ जो ऐसे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज थे जिनसे इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे, उनके साथ इंडिया ट्रेड रिलेशंस भी रखता था। मतलब जो सामान का लेन देन था वो भी करते थे इंडियन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। सो दीज ट्रेड एक्टिविटीज़ वेर कंडक्टेड बाय द सी, मतलब जो भी पानी का जो रूट था उसी से मोस्टली ट्रेड का सारा काम किया जाता था। लेन देन जो था सामान का वो सारा की सारा सी रूट से किया जाता था। सो लोगों को दूसरे कंट्रीज से हमारे कंट्री में आने के लिए कुछ मतलब सुविधाएं की गई, जैसे सी पोर्ट्स बनाए गए। सी पोर्ट्स बनाए गए इन एरियाज़ लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, और इन्हीं सभी एरियाज़ को कोस्ट कहा गया, सी कोस्ट कहा गया। सो हमारा जो कोस्टल एरिया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स टू द वेस्ट बंगाल। और हमारे जो हिस्ट्री में जितने भी सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी वो मोस्टली सी रूट से होती थी एंड दे यूज्ड टू लैंड इन इंडिया ऑन द सी पोर्ट्स। इसके अलावा सी पोर्ट से आना जाना भी होता था, जैसे टूरिज़्म का भी जो था, लोग जो हमारे इंडिया में आते थे विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, तो लोग सी रूट से ही एंटर करते थे। सो वी कैन से दैट द सी वेज which was a very important mode of transport of goods as well as tourists use the sea coast or sea ports as the way of transportation. अभी जो स्टेट इन्वॉल्व थे सारे सी कोस्ट के अंदर उनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अभी इसके अलावा मैं आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, बट दीज आर सम फैक्ट्स विच यू कैन नो एंड नोट डाउन फॉर योर जनरल नॉलेज।
अभी हमारा जो कोस्टल एरिया है उसका टोटल कवरेज इन किलोमीटर्स है 7516.6 किलोमीटर्स। ये जो टोटल एरिया जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका टोटल जो मेजरमेंट है वो है 7516.6 किलोमीटर्स। इसके अलावा ये जो है ये टोटल 9 स्टेट्स है जिससे हमारा सी कोस्ट जॉइन होता है। और गुजरात जो है, गुजरात के पास सी कोस्ट में सबसे ज़्यादा लैंड है, दैट इज 1600 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द आइलैंड्स इन द सीज। The island in the sea consists of Andaman and Nicobar Islands, which are in the Bay of Bengal, that is the eastern side of India, and another one is the Lakshadweep Islands, which is in the Arabian Sea on the eastern side of India. मतलब इंडिया के वेस्ट साइड में है लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड इंडिया के ईस्ट साइड में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन आइलैंड्स के बारे में कभी ज़्यादा सुनने नहीं आया हमें, बट हमें कुछ ऐसे सोर्सेस से पता चलता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स ये जो थे पहले के टाइम में, मतलब एंशियंट इंडिया जो था उस टाइम में ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। अभी ये सब आप सोच रहे होंगे किसने कहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैंडबुक ऑफ रेड सी, जो कि किसी ग्रीक सेलर ने लिखा था, उसने कहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेर द मेजर सोर्स फॉर द ट्रेड एंड एक्टिविटीज ऑफ रिलेटेड टू ट्रेड। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कॉन्टिनेंट है एंड इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है। अभी कॉन्टिनेंट जैसे हमको पता है कि एक बहुत मास एरिया ऑफ लैंड को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द वी कैन से दैट एशियन सदर्न सब कॉन्टिनेंट इज द, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, जो कि एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा भी नहीं है और एक कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। सो इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द साउथ एशिया इंक्लूड्स द कंट्रीज दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑफ कोर्स इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ये सारी कंट्रीज मिला के एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। अभी ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि चाइना, म्यांमार ये सब कंट्रीज़ क्यों नहीं इन्वॉल्व की गई, क्योंकि ये सब साउथ एशिया में नहीं आती है। और ये जो चाइना, म्यांमार ये जो हमारे कंट्रीज़ है, हमारे कंट्रीज़ के आसपास के जो नेबर्स है, इन सब के साथ में इंडिया का कल्चरल ट्रेड ज़रूर होता है, मतलब जो भी सामान का लेना देना ये सब ज़रूर होता है, बट दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो भी आता था, बट वो इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया आता है, मतलब पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इस साइड में इन दोनों का सिविलाइजेशन सेट हुआ था। सो इस यूनिट में हम इतना ही जानेंगे। फॉर मोर डिटेल्स डू जॉइन आवर चैनल, subscribe, share and like. Thank you.